गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इंतजार करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के सेकंड पार्ट का। तो हम स्टार्ट कर रहे थे कल, जो हमने लास्ट छोड़ा था वो ऑक्टेव लॉ छोड़ा था। ऑक्टेट प्रिंसिपल क्या होता है या ऑक्टेव प्रिंसिपल क्या होता है, तो उसके पॉइंट कुछ हमने पढ़ लिए थे। एक बार रिवीजन देख लेते हैं उसका। पहला है, दिस लॉ इज गिवन बाय लुईस कॉसेल इन 1916। लुईस कॉसेल नामक एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये जो प्रिंसिपल जो दिया था, लुईस कॉसेल ने ये अपना प्रिंसिपल दिया था। दूसरा था, दिस थ्योरी इज गिवन बेस्ड ऑन द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ये थ्योरी जो है आउटर शेल इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे है। तो इस थ्योरी का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ द वैलेंसी। इस थ्योरी का दूसरा नाम जो है वो है इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी भी कहते हैं। अगला पॉइंट हमने पढ़ा था कि ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्शन नहीं करते हैं। दे आर नॉट रिएक्टिव इन नेचर। जैसे कल एग्जाम्पल बता दिया था मैंने आपको, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये एलिमेंट ऐसे हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो आप लोगों को ये जो पॉइंट मैंने कल लिखवा दिए थे, मैंने उनका एक बार रिवीजन करा दिया। अब आगे के रूल की ओर चलते हैं, आगे के प्रिंसिपल की ओर चलते हैं। देखिए अगला जो है, देखिए लेकिन कुछ जो एलिमेंट हैं, जो एलिमेंट अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रखते, वो क्या करते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू 8 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो अगला पॉइंट हो जाएगा कि दोज एलिमेंट्स which have not contain 8 electron in their outer shell, they complete their octet by chemical bonding. ठीक है, मतलब जिन एलिमेंट के आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिन एलिमेंट के आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो केमिकल रिएक्शन करेंगे ही नहीं। बट जिनके एलिमेंट के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो भी 8 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और लेकिन वो कैसे करेंगे? बाय केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करके वो अपना 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल, NaCl की फॉर्मेशन का एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको। देखो बच्चों, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है आपको पता है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। दोनों के वैलेंस सेल को देख लेते हैं, क्योंकि लुईस कॉसेल की जो थ्योरी है वो लुईस कॉसेल की थ्योरी जो है केवल वैलेंस सेल के लिए ही बेस्ड वैलिड है। और वैलेंस सेल के लिए वैलिड होने की वजह से केवल आउटर शेल की बात करते हो। इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब और इसके आउटर शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं आप लोगों से बात करना चाहूँ कि इसके ऑक्टेट दो कंडीशंस पे इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो सकते हैं आउटर शेल में। एक कंडीशन तो है कि 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे? 7 इलेक्ट्रॉन जो है गेन करे। नीचे का शायद दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, तो मैं इधर कर देता हूं थोड़ा सा इसका, कि इसके 7 इलेक्ट्रॉन दो कंडीशन में पूरे हो सकते हैं। एक तो ये 7 इलेक्ट्रॉन जो है गेन करे, और दूसरा ये 1 इलेक्ट्रॉन ये तो गेन करे या ये डोनेट करे। और इसके 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे हो सकते हैं? या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो जिसकी फिजिबिलिटी इजी होगी, मतलब जो होना आसान होगा
वो काम होगा दोस्तों यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन आराम से दे सकता है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन आराम से गेन कर सकता है। तो ये वाली कंडीशन तो फॉलो करेगा नहीं, ये वाली भी ये कंडीशन फॉलो करेगा नहीं, लेकिन ये वाला ये एक इलेक्ट्रॉन जो है 3s1 का वो कहां चला जाएगा 3p5 में। तो 3p5 में चलने से अब आपको पता है कोई भी एलिमेंट जो है, ऊपर का डिलीट कर देता हूं मैं, यदि कोई भी एलिमेंट यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, उसके पास में दोस्तों पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो सोडियम का चार्ज इलेक्ट्रॉन, और अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका 1s2 2s2 एंड 2p6। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, डोनेट कर देता है, तो डोनेट करने के बाद में उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि क्लोरीन, अब जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6 हो गया। तो देखो ये क्लोरीन के आउटर शेल इलेक्ट्रॉन देखो आप, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8, और इसमें इलेक्ट्रॉन देखो कितने हो गए 8, दोनों के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब मुझे एक चीज बताओ, सोडियम प्लस है और क्लोरीन माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करने से ये क्या बना देंगे NaCl बना देंगे। अरे ये सुन लो, जब से सोडियम क्लोराइड बना देंगे। अब देखो इसमें हुई केमिकल बॉन्डिंग, और हमने जब शुरू में केमिकल बॉन्डिंग की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तब मैंने आपको ये बताया था कि केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब होता है कि जब दो एटम आपस में अपने 8 इलेक्ट्रॉन पार करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए आपस में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये चीज हमने जो है लास्ट में जो कल क्लास स्टार्ट करी थी तो उसके अंदर डिस्कस करी थी। तो ये सोडियम क्लोराइड का मैंने एग्जांपल बता दिया। एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे ये जो है, अब इसमें आयन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, तो ये कैसा बॉन्ड हो गया हमारा, आयनिक टाइप का बॉन्ड हो गया। दिस इज द आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड हो गया ये, क्योंकि इसके अंदर आयंस बने और आयंस के बीच में बॉन्डिंग हुई है। तो इस प्रकार की बॉन्डिंग को, और दोस्तों आयनिक बॉन्ड का बनने का कारण क्या रहा है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड का कारण ये रहा कि एक तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा था, दूसरी बात है ये पार्टनरशिप कर नहीं सकते थे क्योंकि कोई मतलब ही नहीं था पार्टनरशिप करने का। तो इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, और इनको एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन देने से क्या फायदा हुआ कि इन दोनों के ही ऑक्टेट जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं, एक दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं इसके अंदर। देखिए अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देखिए ये एक क्लोरीन एटम है और ये एक दूसरा क्लोरीन एटम है। क्लोरीन का आप लोगों को पता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो है मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए हैं। अब देखिए हम इसके लुईस स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन को मैं डिनोट कर रहा हूं आपके सामने, 2 और 2 4 और 2 3 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 2 और 2 4 और 2 3 4 और 2 3 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे एक चीज बताइए आप लोग कि यहाँ पे क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन, क्या ये स्टेबल है? नहीं, क्योंकि जब तक उनके ऑक्टेट के अंदर, आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होंगे जब तक वो स्टेबल नहीं हो सकते। तो इस कंडीशन में ये क्या करते हैं, ये दोनों जो है पार्टनरशिप कर लेते हैं कि भाई दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हम दोनों पार्टनरशिप में कर लेते हैं। तो अब इन दोनों की जो पार्टनरशिप होगी, पार्टनरशिप के बाद में इन दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस क्लोरीन का भी डिपेंड रहेगा, इस दोनों इलेक्ट्रॉन का इसके भी रहेगा। तो अब यदि हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो देखो 2 और 2 4 2 3 6 और 2 4 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 और 2 4 2 3 6 और 2 4 8, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। तो एक बात बताओ, बॉन्डिंग के बाद में कितने हो गए ऑक्टेट। तो हर एक एलिमेंट बॉन्डिंग इसलिए करता है, बॉन्डिंग इसलिए करता है क्योंकि बॉन्डिंग करने के बाद में उसे क्या मिल जाती है, स्टेबिलिटी मिल जाती है, स्टेबिलिटी अचीव हो जाती है। इस वजह से कोई भी एलिमेंट जो है बॉन्डिंग करता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। इसके बाद में हम लोग चलते हैं, ऑक्टेट लू यही हो गया कि हर एक एलिमेंट
मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, एक बार आप लोगों को ध्यान से सुनिए। हर एक एलिमेंट जिसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, या फिर हम कहेंगे इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, वो रिएक्शन करेगा। और रिएक्शन इसलिए करेगा ताकि वो अपने आउटर शेल के अंदर जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है गेन कर सके। और इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुल मिला के जो है सारी बातों की एक बात मैं आप लोगों को नोट में कह देता हूं कि कोई भी एलिमेंट केमिकल रिएक्शंस करने के पीछे रीजन ये होता है कि वो अंत में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका इनर्ट गैस के बराबर हो जाए। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट अब है एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल या अवॉइडेंस ऑफ या ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल लिख लीजिए। अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट लॉ। ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट लॉ, क्या क्या कमी रह गई, ठीक है। तो पहला जो ड्रॉबैक था वो ये था कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स जो कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाते और बन जाते हैं, तो उनके 8 इलेक्ट्रॉन हो नहीं पाते, तो उनका क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले कंपाउंड। तो एक्सेप्शन जो है पहला ऑप्शन है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। पहला क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड। अब वो कौन कौन से हैं वो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। देखो सबसे पहला एग्जांपल मैं इसके लिए आपको समझाता हूं BF3 का, ठीक है। तो देखो बोरोन के आउटर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरोन के लुईस स्ट्रक्चर आप बनाओगे, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, यहां लिख देता हूं, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p1। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3। तो तीनों इलेक्ट्रॉन को यहां डिनोट कर दूं, ये मैंने तीनों इलेक्ट्रॉन को यहां डिनोट कर दिया, हो गया। अब फ्लोरीन एटम जो है, 3 फ्लोरीन एटम है, तीनों फ्लोरीन एटम को लिख देता हूं। तो देखो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपको पता है क्या होता है, 1s2 2s2 2p5 होता है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोरीन के आउटर में। तो देखो फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन डिनोट कर रहा हूं, ये मैंने फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर दिया, हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या करेंगे, ये ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो फ्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट किया, ये फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन और बोरोन के 1 इलेक्ट्रॉन ने आपस में जो है कोवलेंट बॉन्डिंग कर ली, इसके एटम ने और इसके एटम ने आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग कर ली, और इस बोरोन के इलेक्ट्रॉन और इसने आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग कर ली, ठीक है। अब बॉन्डिंग करने से देखो क्या है, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिन लेते हैं। यहां पे देखिए फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं अपन, 2 + 2 + 2 6 और 2, ये टोटल फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 8। हाँ, यहां देखिए फ्लोरीन के 2 + 2 + 2 + 8, तो कितने हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 8। यहां इस फ्लोरीन के देखोगे 2 2 2 और 2, कितने हो रहे हैं, 8। तो फ्लोरीन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, लेकिन अब बोरोन के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं हम लोग। बोरोन के इलेक्ट्रॉन देखिए आप लोग, यहाँ पे कितने, 2 2 और 2, तो कितने हो रहे हैं, 6, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देखोगे तो फ्लोरीन के ऑक्टेट तो कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन बोरोन के पास में 2 2 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इसका मतलब है बोरोन ने जब बॉन्ड बनाया तो उस समय इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये कंपाउंड BF3 किस नाम से जाना जाएगा, ये बोरोन का ये जो कंपाउंड है वो जो है आप लोगों का इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड जाना जाएगा। तो इस कंपाउंड के बारे में मैं कुछ लिख रहा हूं, इंस्ट्रक्शन। इन दिस कंपाउंड फ्लोरीन एटम completed its octet। फ्लोरीन एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, बट बोरोन एटम डज नॉट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है।
तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स कहेंगे। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो कंपाउंड कहेंगे। तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला जो है कंपाउंड मैंने आप लोगों को समझाया। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं, उनके लुईस स्ट्रक्चर आप इस प्रकार से बना लोगे। जब लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये गोले आप लोग नहीं बनाओगे, ये तो मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाती है बता दी है, लेकिन आप लोग सीधे आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को आप लोग अरेंज करके आप बता दोगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। तो अब ये एग्जाम्पल मैंने समझा दिया है। अब ऐसे ही आपको एग्जाम्पल जो है घर पे करने हैं, तो मैं लिख देता हूं इन एग्जाम्पल्स ऑफ अदर इनकम्प्लीट कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को और लिख देता हूं जिसकी लुईस स्ट्रक्चर आपको घर पे बनानी है। ठीक है, देखिए अदर example of incomplete octet। तो BF3 तो मैंने करा ही दिया। इसके अलावा जो एग्जाम्पल आपको करने हैं BS3, AlCl3, थर्ड है BeCl2, फोर्थ है BeCl2 के बाद में ये कंपाउंड है जो आप लोगों को ध्यान रखना है BeF2, BeI2, BI3, AlF3 और AlH3। तो इन कंपाउंड के आपको लुईस स्ट्रक्चर घर से ड्रा करके लाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन अगला जो ये ड्रॉबैक, पहला एक ड्रॉबैक था जो कि ये कंपाउंड ऑक्टेट लॉ का फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले कंपाउंड हैं जिनके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उन कंपाउंड्स को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं। तो एक दोस्तों एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लुईस। इसी लुईस ने ये कहा था कि जिन कंपाउंड के ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहते हैं, और जिन कंपाउंड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने का नेचर होता है वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, जबकि जिन कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स देने का नेचर होता है उनको हम लुईस बेस कहते हैं। तो यहाँ पे ये कंपाउंड कैसे हैं, सबके सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दे आर नेचर टू गेन द इलेक्ट्रॉन, इनका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का है। तो ये सारे कंपाउंड कैसे होंगे, लुईस एसिड होंगे। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट लिखोगे आप लोग, दोज कंपाउंड which have contain incomplete octet are known as electron deficient compounds। ठीक है, ये पॉइंट लिखने के बाद में मैं इनको मिटा देता हूं यहां से, और मैं अगली लाइन में ये लिखोगे according to Lewis concept, those compounds which have contained the nature of electron gaining। इलेक्ट्रॉन गेनिंग का नेचर रखते हैं, are behave as
लुईस एसिड, क्योंकि ये इनका इनकम्प्लीट है ऑक्टेट, तो ये क्या करेंगे, हमेशा दूसरों से इलेक्ट्रॉन गेन करने का स्वभाव रखेंगे, और इलेक्ट्रॉन गेन करने का स्वभाव रखेंगे तो ये क्या कहलाते हैं आपस में, जो जिनका इलेक्ट्रॉन गेन करने का नेचर होता है वो सभी के सभी कंपाउंड जो होते हैं वो लुईस एसिड कहलाते हैं। दोज एलिमेंट्स विच हैव कंटेन द नेचर टू गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज आर नोन एज लुईस एसिड्स। ओके, तो ये पहला एक्सेप्शन केस कंप्लीट समझा दिया। दूसरा एक्सेप्शन केस मतलब दूसरा ड्रॉबैक की ओर चलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ द ऑक्टेट। एक्सपेंशन ऑफ द ऑक्टेट, अगला ड्रॉबैक है एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, ऑक्टेट का एक्सपेंशन। देखिए कई कंपाउंड ऐसे होते हैं जब वो कंपाउंड बन जाते हैं तो उनमें किसी एक एटम के पास में इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हो जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा होते हैं तो हम कहते हैं इसको एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। ठीक है, तो इसके अंदर लिखोगे व्हेन ए कंपाउंड इज फॉर्म देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in outer shell become more than 8, उनमें इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो जाते हैं, 8 से ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज नॉन एज एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए आप लोग कि जब कंपाउंड बनता है तो एटम के सेंटर एटम के अंदर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 8 से ज़्यादा हो जाते हैं, और इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट लॉ, या 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का होना एक्सपेंशन हमारा कहलाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कैसे होता है। तो इसके एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, फिर मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको घर से करने के लिए दे दूंगा, तो आप लोग वो कर लाना। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए, PCl5 का एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। PCl5 का एग्जाम्पल देखिए। PCl5 में एक फास्फोरस होता है और 3 क्लोरीन एटम होते हैं। सॉरी, ये क्लोरीन 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 और ये क्लोरीन। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3s2 3p3। तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसके 5 हो गए। नाइट्रोजन फैमिली में है ये। और क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है अभी लिखा था अपन ने 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 एंड 3p5, 7 इलेक्ट्रॉन जो है इसके। तो अब मैं इनको डिनोट कर देता हूँ 7 इलेक्ट्रॉन्स को। देखो फास्फोरस का पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन और ये 5वां इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार से क्लोरीन के 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं, 2 2 4 2 3 6 और ये के 7वां। इस प्रकार 2 2 4 2 3 6 और ये के 7वां, 2 2 4 और 2 3 6 और ये के 7वां, और यहाँ देखिए 2 2 4 2 3 6 और ये 7वां, ये 2 ये 2 ये 2 और ये 7वां। तो मैंने सबके लुईस स्ट्रक्चर बना दिए आपके सामने। लुईस स्ट्रक्चर में आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको जब भी लुईस स्ट्रक्चर बनाना है तो इस प्रकार से बनाना है आपको। अब देखिए इधर क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके साथ में देखो कोवलेंट बॉन्डिंग बना लेगा, ये बन गया। इस क्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसको थोड़ा सा अपन जो है इनको इधर लिख देते हैं, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ। तो देखिए इस क्लोरीन के पास भी 7 है, तो ये इसके साथ में कोवलेंट बॉन्डिंग बना लेगी। तो यहाँ देखिए इसके पास में स्थिति यही है, ये इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगी। ये फास्फोरस जो है कितने हो गए, 3 बन गए, चौथा फास्फोरस ये है।
देखिए ये इसके साथ में बॉन्डिंग बना लेगा और ये जो है इसके साथ में है, जो पांचों Cl ने पांचों क्लोरीन के एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने अंदर इसने बॉन्ड बना लिया। तो अब यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। तो देखो क्लोरीन के पास में 2 + 2 + 2 एंड 2 8 हो गए, 2 + 2 + 2 + 2 8 हो गए, 2 2 2 2 सबके प्लस ऑल क्लोरीन हैव कंटेन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रही है बॉन्डिंग के। लेकिन फास्फोरस के देखिए अपन, तो फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन काउंट करो, देखो 2 2 2 2 2 मतलब इलेक्ट्रॉन के नंबर जो है 2 2 4 2 3 6 2 2 8 और 10 हो रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इन दिस कंपाउंड the chlorine atom complete its octet मतलब क्लोरीन के हर एक में। बट इन द केस ऑफ फास्फोरस फास्फोरस के केस में देखिए, द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल become 10 after the bonding। बॉन्डिंग के बाद में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं कितने हो जाएंगे, वो हैं आपके 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पे होने कितने चाहिए थे, 8। लुईस कोसेल के ऑक्टेट रूल के अनुसार कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हो कितने रहे हैं, यहाँ 10 हो गए। तो इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ जो है ऑक्टेट। अब इसके बाद अदर एग्जांपल्स आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए अदर एग्जांपल के आपको लुईस स्ट्रक्चर घर से बना के लाने। एग्जांपल SF6 में सल्फर के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये अदर एग्जांपल देख लीजिए। अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट के एक्सपेंशन के अदर एग्जांपल। तो अब SF6 जो देखोगे आप लोग, तो SF6 जो होता है उसका आप लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे और सल्फर के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आफ्टर बॉन्डिंग वो आप लोग यहाँ लिख दोगे, और इसकी लुईस स्ट्रक्चर आपको कैसे बनानी है बतानी है। SF6 के बाद में आप लोग बनाओगे ClF3 की, ClF3 के बाद में ICl5 के बाद में IF7 और IF7 के बाद में आप लोग ये जो है आप लोगों को बनानी है। ठीक है, SF4 की भी बना लेना। तो इनकी लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे। ये सभी के सभी कंपाउंड हैं जो कि ऑक्टेट रूल से अवॉइड करते हैं। ऑक्टेट रूल का ड्रॉबैक है, एक्सपेक्शन है, और इनमें 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हो जाएंगे। अब अगला है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं जब वो कंपाउंड बनाते हैं तो वो कभी भी ऑक्टेट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। दे हैव कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन्स। वो कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 8 नहीं रख पाते हैं। तो अगला जो ड्रॉबैक है, थर्ड ड्रॉबैक है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ट्रांजिशन एलिमेंट कभी भी जो है जब वो कंपाउंड बनाते हैं तो उनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लिखेंगे व्हेन ट्रांजिशन एलिमेंट मेक द बॉन्ड, जब ट्रांजिशन एलिमेंट बॉन्ड बनाते हैं, दे हैव नॉट कंटेन
8 electron they have contained 18 electron in their outer shell। वो अपने इलेक्ट्रॉन में कितने रखते हैं? आउटर शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट भी जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अब इसका एग्जांपल्स ले लेते हैं अपन, ठीक है। देखिए ये उदाहरण लेना आप लोग, इसके एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं। सपोज कीजिए कोई कंपाउंड है जिसमें टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 है। टाइटेनियम +3 कोई कंपाउंड बनाया, उसमें टाइटेनियम कौन से स्टेट में? अब टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को लिख देता हूं पूरा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d स्कैंडियम टाइटेनियम 3d2, ये होता है, ठीक है। अब आपको पता है इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है किसमें जाता है? तो इसमें जब 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे किसके? 4s के, क्योंकि अब ये तो है टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब हम टाइटेनियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s के गायब हो जाएंगे और एक किसका गायब हो जाएगा? d का। तो अब टाइटेनियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं आपके सामने। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 एंड 4s0, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने थे। टाइटेनियम के ऊपर +3 चार्ज कब आएगा? जब टाइटेनियम से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने कहां कहां से गायब करे? 2 तो 4s से गायब कर दिए और एक जो है हमने d से कर दिया। अब इसके आउटर शेल में अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनो। इसका आउटर शेल कौन कौन सा है मेरे बच्चों? इसका आउटर शेल ये हो गया, फिर 4s तो बचा ही नहीं है। तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गिनो आप लोग, कितने हैं? 6 और 2 8 और 1 9। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? 9 हो रहे हैं। और ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? 8, जबकि टाइटेनियम +3 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगले कंपाउंड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ये मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूं जिसके अंदर आपको आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मालूम करने होंगे। तो अदर एग्जांपल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, अदर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट के अदर एग्जांपल देखिए आप लोग। क्रोमियम +2 में आपको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन है, घर से निकालना है आपको। क्रोमियम +2, मैग्नीज +2, ये मैं वो कंपाउंड लिख रहा हूं और कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी उसके बारे में लिख रहा हूं मैं। Fe+2 कॉपर प्लस, ये आप लोगों को इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स के नंबर, वेनेडियम +3, इनमें सब में नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आप लोग कैलकुलेट करके मेरे को भेज देना। तो ये आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा। लास्ट और अंतिम जो इसका एक्सेप्शन है, चौथा एक्सेप्शन, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, या फिर एकदम हेट्रो एटम स्पीसीज लिख लीजिए। चौथा एक्सेप्शन केस, हेट्रो एटम स्पीसीज होती क्या है कि जो अलग अलग 2 एटम से मिलकर बनी हुए कंपाउंड होते हैं उनको हेट्रो एटम कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है ना। तो व्हेन ए कंपाउंड इज फॉर्म by 2 different atom, then this is known as heteroatom compound। इनको हम हेट्रोएटम कंपाउंड कहते हैं।
जब दो एटम जो हैं, दो कंपाउंड दो अलग अलग एटम से मिलकर बना होता है, तो उन स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, तो ये भी ऑक्टेट लॉ को नहीं मानते हैं, ठीक है। दे डज नॉट फॉलो द ऑक्टेट प्रिंसिपल, ये ऑक्टेट प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं, देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। बताइए नाइट्रिक ऑक्साइड एक हेटेरो एटम कंपाउंड है या नहीं है? है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो नाइट्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग एटम है। अब इसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के अंदर आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, और ऑक्सीजन के अंदर आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके अंदर? 11, ठीक है। तो 11 जो है वो कैसी स्पीसीज है? ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये भी ऑक्टेट लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, मैं इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाता हूं। नाइट्रोजन का 5 और ऑक्सीजन का, ठीक है। अब ये कैसे भी बॉन्डिंग कर लो, जो आयनिक और इनके ऑक्टेट कंप्लीट होंगे ही नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11। इसी प्रकार से आप लोगों को जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ठीक है, हेटेरो एटम स्पीसीज ब्रैकेट में लिखना ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो होंगी, जिनके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन का सम ओड आएगा, वो कभी भी जो है ऑक्टेट लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, ऐसे कंपाउंड जो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, उनके आउटर शेल एटम के इलेक्ट्रॉन का सम जो है ओड आ रहा है, वो कभी भी जो है ऑक्टेट लॉ को फॉलो नहीं करेगी। तो आपको इसको अंदर बाहर के इलेक्ट्रॉन बताने सबको, ये NO2, ClO2, NO2 माइनस, ये सब और इनमें सब में यदि आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 5, 6 प्लस 6, 6 और 6, 6 12 और 5 17, तो और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो देखिए क्लोरीन में कितने होते हैं आउटर शेल में? 7, 6 और 6, 7 और 6 12 और 6 7 और 6 13 और 6 19, तो इसमें 19 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। और दूसरा इसके अंदर 8 8 16 और एक इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 6 प्लस 1 माइनस का, तो कितने हो गए? 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, दे नेवर फॉलो द ऑक्टेट प्रिंसिपल। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे, दोज एलिमेंट या दोज हेटेरो कंपाउंड या दोज कंपाउंड्स which have contained odd electrons, the sum of outer shell electron is odd electrons, they never follow the octet law। देखिए यहां से देखिए, those compound which have contained the sum of outer shell electron is odd, sum of the, यदि इलेक्ट्रॉन का सम जो है ओड आता है, then they never follow the octet principle, ठीक है। अब मैं कुछ MCQ क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा, जो कल की क्लास में आप लोगों को मैं ये काम करवा दूंगा। तो आप लोग जो है इसके पूरे नोट्स कंप्लीट तैयार कर देना और मैटर को पूरा कंप्लीट देना। आज के लिए इतना ही बहुत है।